अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। माई सेल्फ आमिर अली। मैं नर्सिंग लेक्चरर हूँ और वाइस प्रिंसिपल हूँ विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेस, हैदराबाद, सिंध। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, तो हमारा जो शिज़ोफ्रेनिया हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, उनका पार्ट 2 जो हमारे पास रहता है। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि शिज़ोफ्रेनिया क्या होता है और उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कौन कौन सा उसका जो ना वो साइन सिम्टम होते हैं, कॉज होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे मज़ीद जो इसका पार्ट बी है, शिज़ोफ्रेनिया पार्ट बी, उसमें हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और इसका डायग्नोस कैसे बनता है, इनकी मेडिकल मैनेजमेंट क्या होती है, नर्सिंग केयर क्या होती है, और उसके बाद इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलते हम पार्ट्स ऑफ, या हम यूँ कह दें कि वाट आर द टाइप्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। तो शिज़ोफ्रेनिया के जो टाइप्स हैं उसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन उनमें जो कॉमन होता है वो पैरानॉइड टाइप होता है शिज़ोफ्रेनिया का। पैरानॉइड में क्या होता है, इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप, डेल्यूजन्स प्लस हेलुसिनेशन एंड सस्पिशियस। ये वो टाइप होता है शिज़ोफ्रेनिया का जिसमें जो पेशेंट होता है उसमें या तो डेल्यूजन्स होगी या उनको हेलुसिनेशन होगी या दोनों एक साथ होंगे। और ये जो पेशेंट होता है वो हाईली सस्पिशियस होता है। सस्पिशियस का मतलब होता है कि वो शक्की मिजाज, उस पेशेंट का बहुत ज़्यादा शक होता है हर किसी बात पे कि उसको डिल्यूजन्स होते हैं या उसको हेलुसिनेशंस होते हैं। और मोस्ट कॉमन जो होता है उनको ऑडिटरी हेलुसिनेशन होती हैं कि उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं कि बाहर कोई होता नहीं है या किसकी आवाज़ नहीं होती, उनको फिर अपनी आवाज़ समझ लेता है। दूसरा जो उसका पार्ट है वो कैटाटोनिक है। कैटाटोनिक में क्या होता है, इन्वॉल्व फिजिकल मूवमेंट नॉट रिएक्ट स्टिमुलाई। इसमें जो सिम्टम होंगे वो साइकोलॉजिकल नहीं होंगे, ज़्यादा जो सिम्टोमेटिक होते हैं वो फिजिकल सिम्टम होते हैं। जैसे कि पेशेंट की यहाँ पे बाजू पड़ा हुआ है, आपने कोई इसको स्टिमुलर दिया तो उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, कोई रिएक्ट नहीं करेगा। जहाँ बैठा हुआ है वहाँ बैठा रहेगा, जहाँ पे लेटा हुआ है वहीं पे लेटा रहेगा, जहाँ पे सो रहा है वहीं पे सो जाएगा। तो मीन्स इसमें जो फिज़िकल एक्टिविटी थी वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। उनके बाद होती है डिसऑर्गेनाइज्ड शिज़ोफ्रेनिया। डिसऑर्गेनाइज्ड शिज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड बिहेवियर। इसमें जो पेशेंट होता है उसका 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 जो बिहेवियर होता है वो सिली बिहेवियर होता है। उसमें स्पीच और बिहेवियर उन दोनों की इनएप्रोप्रिएट होती है और इमोशनल रिस्पॉन्स उन दोनों का नहीं होता। आप पेशेंट को कहोगे कि कोई भी आप इमोशनल बात करोगे, कोई फ़ियर दिलाओगे या कोई खुशी की बात करोगे, तो उनका इमोशंस जो होते हैं ना वो बिल्कुल भी इनएप्रोप्रिएट इमोशंस होते हैं। वो पेशेंट के जो एक्शंस होते हैं वो आपको सही दिखा सी नहीं पाएंगे। एक और रेजिड्यूशल टाइप होता है। रेजिड्यूशल टाइप में क्या होता है, डायग्नोस व्हेन हैव ऑल पॉजिटिव सिम्टम्स। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को सारे के सारे जो सिम्टम होते हैं वो पॉजिटिव होंगे, लेकिन वो डायग्नोस प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। जो हमने पॉजिटिव सिम्टम पढ़े जिसमें हेलुसिनेशन है, जिसमें डेल्यूजन्स हैं और जिसमें डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच है, बिहेवियर इश्यूज़ हैं, ये सारे के पेशेंट्स को होंगे, लेकिन उसका जो क्लिनिकल पिक्चर्स होगी वो हमें कुछ और नज़र आएगी। एग्जांपल जैसे क्या होगा कि पुअर अटेंशन, इस पेशेंट का अटेंशन पुअर होगा, इमोशनल इसकी जो ना वो विथड्रॉ होगा। कोई भी पेशेंट आपसे बात करेगा तो वो इमोशनली विथड्रॉ करेगा, लेक ऑफ इंटरेस्ट एंड सेल्फ इग्नोरेंस। तो रेजिडिशनल मतलब होता है कि अभी कंफर्म डायग्नोस नहीं हुआ पेशेंट का, लेकिन उसकी बॉडी में ना आस्ते आस्ते उसके माइंड में पॉजिटिव जो सिम्टम होते हैं शिज़ोफ्रेनिया का वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। और सबसे पहले ये पेशेंट क्या करते हैं, ये अपने आप को इग्नोर करते हैं। पुअर अटेंशन होती हैं और सबसे पहले ये अपने आप को इग्नोर करते हैं और अपने पर्सनल हाइजीन पे ध्यान नहीं देते और हर चीज़ में अपने आप को विथड्रा करते हैं, इमोशनली विथड्रा करेंगे और उनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो बिल्कुल भी पुअर होगी। अब एक और टाइप है अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड में क्या होता है कि डू नॉट फिट इन एनी क्लासिफिकेशन। जैसे अभी ऊपर मैंने क्लासिफिकेशन बताई है, जिसमें पैरानॉइड है, जिसमें कैटाटोनिक है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, रेजिड्यूशल है। तो ये जो टाइप होता है अनडिफरेंशिएटेड टाइप होता है, इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट किसी भी एक कैटेगरी में फिट नहीं होता। उसके अंदर ये सारे सिम्टम आ रहे होते हैं, डिल्यूजन भी आ रहे होते हैं, हेलुसिनेशन भी आ रहे होते हैं और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच भी आ रही होती हैं, लेक ऑफ इंटरेस्ट होता है। मीन्स उसके अंदर क्या होता है, ये सारे के सारे सिम्टम उसको मिक्स सिम्टम आते हैं और पेशेंट को डू नॉट फिट इन एनी क्लासिफिकेशन या पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम दोनों इसके साथ ही मिक्स हो रही होती हैं और पेशेंट हमारा सही डायग्नोस नहीं कर पाता। अब इसका जो डायग्नोस बनता है वो मेन पार्ट होता है इसका हिस्ट्री चेकिंग का, कि आपने पेशेंट की हिस्ट्री चेकिंग अगर अच्छी की है तो उसमें आपको सारा ये क्लिनिकल डायग्नोस हो जाता है। और फिर हम उसका फिजिकल एग्जामिन करते हैं जिसमें मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है, वो नेक्स्ट टाइम हम आपको बताएंगे कि वो क्या होता है। फिर कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो नॉर्मल रूटीन टेस्ट होते हैं, उसमें ब्लड सीबीसी है, यूरिया क्रिएटिनिन है
या इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट होते हैं, वो भी कभी कभी देखा जाता है, बट वो इतना डायग्नोस्टिक नहीं होता, वो हमें सिर्फ हेल्पिंग होता है। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है साइकाट्रिक पेशेंट की। उसके बाद जो हिस्ट्री के बाद जो मेन चीज़ आती है वो आती है इस पेशेंट की मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का। उनके बाद अगर हम देखा जाए कि इस पेशेंट की हम मैनेज कैसे करेंगे, हाउ टू मैनेज दिस पेशेंट, तो हमेशा ये बात रखें कि देयर इज़ नो एनी 100% क्योर ऑफ द शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया एक सीरियस ब्रेन डिसऑर्डर है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। उसके अंदर 100% इस पेशेंट की रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है। 1/3 पेशेंट होता है वो रिवर्ट हो जाता है, रिमीजन उसके अंदर होती है। लेकिन अगर अक्यूट केसेस हैं, एक्टिव फेज़ हैं, अभी जल्दी से पेशेंट का पता चल गया है और वो हमारे पेशेंट जो है ना वो अक्यूट केस में, तो उसमें 90% जो है ना वो पेशेंट क्योर हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो मैनेजमेंट की जाती है वो एंटी साइकोटिक्स दी जाती हैं दवाइयाँ। एंटी साइकोटिक्स में 2 किस्म की होती हैं, कुछ टिपिकल होती हैं एंटी साइकोटिक्स और कुछ एटिपिकल होती हैं, और ये कम से कम 3 से 4 हफ्ते तक उनको चलाते हैं। अगर हम बात करें टिपिकल एंटी साइकोटिक्स में, तो उसमें सेरिनेस टैबलेट्स और इंजेक्टेबल दोनों होते हैं, हेलोपेरिडोल होता है और क्लोरोप्रोमाजीन होता है और ट्राइफ्लूप्रोमाजीन होती हैं। दूसरी अगर एटिपिकल की बात करें तो उसमें क्लोज़ापिन है, रेस्पेरिडोन है और ओलेंजापिन है। इनके साथ फिर जो ना वो वेल्पोरिक एसिड होता है, एपीवॉल होता है, बेंजोडाइज़ेपिन होती हैं, तो ये फिर कुछ कॉम्बिनेशन के साथ देते हैं। तो कभी कभी सिम्टम मैनेज करने के लिए हम टिपिकल और टिपिकल दोनों को कॉम्बिनेशन में देते हैं, या कभी हम टिपिकल यूज़ करते हैं और उसके बाद में फिर सेकंड लाइन पे हम एटिपिकल यूज़ करते हैं। और दूसरी बात ये है कि इस पेशेंट को सिर्फ किसी एक मेडिसिन पर ट्रीट नहीं किया जाता, इसको क्या होता है ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, 8 से 12 सेशन इसके होते हैं। और उसके बाद CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है पेशेंट की, साइकोथेरेपी है जिसमें ग्रुप थेरेपी है, मिलू थेरेपी है और साइको एजुकेशन है और काउंसलिंग होती है। मिलू थेरेपी का मैं आपको स्पेशल बताऊं कि मिलू थेरेपी के अंदर क्या जीता है, ये इसकी जो स्पेल है वो है MILLU, मिलू थेरेपी। मिलू थेरेपी व्यूअर्स क्या होता है कि मिलू थेरेपी में हम क्या करते हैं, जहाँ पे पेशेंट हमारा बैठा होता है या जहाँ पे रहता है, तो हम उसकी सराउंडिंग्स को चेंज कर देते हैं, उसको फूल रख देते हैं या उसके अंदर ग्रीनरी करा देते हैं। मींस जो उसकी सराउंडिंग का इन्वायरमेंट होता है हम उसको चेंज कर देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ए मिलू थेरेपी। बाकी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, पेशेंट का बिहेवियर ठीक करने के लिए होती हैं। और साइकोथेरेपी करते हैं पेशेंट की, ग्रुप थेरेपी करते हैं, साइको एजुकेशन देते हैं और काउंसलिंग करते हैं। अब ये सारे सेशंस करने के बाद हम पेशेंट की फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं केयर में, और प्लस में कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स। तो ये वो इतना सीरियस डिसऑर्डर होता है, उसमें कोई एक चीज़ आप मैनेज नहीं करते हो, हमें मल्टीपल चीज़ों के साथ पेशेंट को मैनेज करना होता है, और ये बहुत बड़ा चैलेंजेस और हमें बहुत बड़े प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वाइल यू डीलिंग विद द शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट। टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, मिलू थेरेपी, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग एंड इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी, ये सारी के सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जिससे हम पेशेंट को मैनेज कर देते हैं। व्हाट आर द नर्सिंग केयर ऑफ द साइकेट्रिक पेशेंट या स्पेशली शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट। तो हमेशा याद रखें कि शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट है वो मोस्टली जो है ना वो वायोलेंट नहीं होते, वो फिज़िकल अब्यूज़ नहीं होते, लेकिन अगर उनके अंदर कोई एग्रेसिव हो जाता है तो किसी बात को लेके या किसी और प्रॉब्लम को लेके ये पेशेंट एग्रेसिव हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी मेजर करनी है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो पेशेंट का, या पेशेंट की सेफ्टी और अपनी सेफ्टी, उनको अपने देखना है, चेक करना है। उनके बाद हेल्प पेशेंट एंड फैमिली इन केयर, आपने अपनी पेशेंट की जो फैमिली होती है उनको अपने केयर में इन्वॉल्व करना है। कि फैमिली केयर साथ साथ बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि जब फैमिली की होती है साथ में तो उसकी सिंपैथी पेशेंट के साथ होती हैं, तो वो हमारे साथ हेल्प करती हैं। देन इम्प्रूव हाइजीन, क्योंकि ये पेशेंट होते हैं वो सेल्फ इग्नोरेंस होती हैं, उनमें हाइजीनिक का बड़ा इशू होता है और उनमें इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनकी हमने इम्प्रूव करनी है, हाइजीन इम्प्रूव करनी है। देन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी मेडिकेशन पेशेंट को दी हुई है उनको अपने टाइम पे टाइम उसको हमने मैनेज करना है। दूसरा प्रोमोट रिहेबिलिटेशन, हमने पेशेंट की जो रिहेबिलिटेशन होती है उसको प्रोमोट करना है। रिहेबिलिटेशन क्या होती है, जैसे मैंने बताया कि जो ना वो ग्रुप थेरेपी होती है, साइकोथेरेपी होती है, काउंसलिंग होती हैं और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है, पेशेंट की काउंसलिंग होती है। ये सारी की सारी क्या है हमारी पेशेंट की रिहेबिलिटेशन में हमें काम कराती हैं। की पेशेंट बिज़ी इन एक्टिविटीज़, हम फिर क्या करते हैं पेशेंट को किसी न किसी एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखते हैं, ताकि उसके माइंड में ना कोई डिल्यूजन्स ना हो, हेलुसिनेशन ना हो, कोई उसके आइडियाज़ उसको पेशेंट को बार बार ना आ रहे, तो हम उसके माइंड को बिज़ी रखते हैं। कभी किसी एक्टिविटी में, कभी किसी एक्टिविटी में हम उसे आर्ट करवाते हैं, उसे गेमिंग करवाते हैं, पेशेंट से हम थोड़ा बहुत काम करवाते हैं, उसको फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों हम उसको एक्टिव रखते हैं। अवॉइड फिज़िकल कॉन्टेक्ट एंड लाफिंग, स्पेशल जब पेशेंट एग्रेसिव हो या पेशेंट हमारा जो ना वो
वायोलेट हो तो उसमें हमने क्या करना है कि पेशेंट को कांटेक्ट नहीं करना, उसको हाथ नहीं लगाना, या प्लस उसकी पेशेंट के ऊपर अपनी लाफिंग नहीं करनी। ये वो फैक्टर होते हैं जो कि पेशेंट को वायोलेट कर देते हैं और पेशेंट आपका एकदम से अनकंट्रोल हो जाता है। डेवलप ट्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साइकेट्रिक पेशेंट को जब हम डील करते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है हम उसका ट्रस्ट को डेवलप करें। इम्प्रूव सेल्फ केयर, पेशेंट की सेल्फ केयर को इम्प्रूव करें। हम उनको पेशेंट को सिखाएं, समझाएं कि आपने अपनी केयर किस तरह से रखनी है। एंड वॉलंटियर इन्वॉल्व इन द सोशल एक्टिविटीज़, और फिर पेशेंट को हमने सोशल एक्टिव रखना है, उसको हमने बिल्कुल आइसोलेट नहीं कर देना, और उसको हमने बीइंग अ पार्ट उसको साथ साथ रह के हमने करना है पेशेंट को केयर में। अब मेरे पास कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँ एक्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं जिसमें जो शिज़ोफ्रेनिया होती है वो मेजर साइकाट्रिक डिसऑर्डर है। सबसे पहले क्या है, ये मेजर साइकाट्रिक डिसऑर्डर है। अच्छा, ये जो हम डायग्नोज करता है वो DSM-5 क्राइटेरिया के हम तहत करते हैं। DSM क्या होता है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकली मैनुअल। ये एक साइकेट्रिक पेशेंट का डायग्नोस करने का एक मैनुअल होता है, एक बुक होती है, उसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स बने होते हैं और उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हम पेशेंट की डिफरेंट साइकेट्रिक कंडीशंस को डायग्नोस करते हैं। तो ये उनका नाम है DSM, और जो अभी इस टाइम पे चल रहा है वो 5 मॉड्यूल चल रहा है। इससे पहले 4 था, फिर 3 था, फिर 1 था। तो दूसरा क्या है, एक्टिव फेज 1 मंथ का पीरियड। जो पेशेंट का एक्टिव फेज होता है वो 1 मंथ का होता है, कि पेशेंट का आपके पास हिस्ट्री दे रहा है और वो बता रहा है कि मुझे सिम्टम होते हैं, वो 1 महीने से मुसलसल एक्टिव फेज चल रही हैं। फिर क्या है, कंटिन्यूस सिम्टम्स एटलीस्ट 6 मंथ। फिर पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं, जैसे पॉजिटिव सिम्टम है, हेलुसिनेशन है, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच है, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है, केटाटोनिया है, या डिल्यूजन्स हैं, तो वो कम से कम भी पेशेंट को 1 महीने से मुसलसल कंटिन्यू हो और 6 महीने तक वो प्रॉब्लम पेशेंट को चलता रहे। कोर सिम्टम्स एटलीस्ट 2 सिम्टम्स, जो पेशेंट के कोर सिम्टम हैं, जिसमें हेलुसिनेशन है, जिसमें डेल्यूजन है, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच है, जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं उसमें कम से कम भी पेशेंट को 2 प्रेजेंट होना चाहिए। अब शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट में डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन। जो डिप्रेशन होता है या लो मूड होता है वो बहुत कॉमन होता है ऐसे किस्म के पेशेंट में। ये यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज की बातें। मीज़ोलिम्बिक पाथवे से पेशेंट को पॉजिटिव सिम्टम होते हैं। ये पैथोलॉजी या पैथोफिजियोलॉजी के हवाले से बात की गई है कि हमारे पेशेंट के जो ब्रेन होता है, लिम्बिक सिस्टम होता है, उसमें दो जो ना वो पाथवे होते हैं। एक पाथवे से हमारे पास पेशेंट के पॉजिटिव सिम्टम आते हैं जो कि डोपामिन का हाइपोथेसिस कहलाता है। उसको हम बोलते हैं मीज़ो लिम्बिक पाथवे। मीज़ोलिम्बिक पाथवे वो होता है जिससे पेशेंट के पॉजिटिव सिम्टम आते हैं। दूसरा होता है मीज़ोकॉर्टिकल पाथवे। मीज़ोकॉर्टिकल पाथवे वो पाथवे होता है जिससे पेशेंट के नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं। उसके बाद ऐसे पेशेंट्स में हेलुसिनेशंस कॉमन होती हैं, और हेलुसिनेशन में भी क्या होता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन आर द मोस्ट कॉमन। पेशेंट को जो आवाज़ें सुनाई देती हैं ये मोस्ट कॉमन होती हैं। हेलुसिनेशन होती हैं कि फाल्स सेंसरी परसेप्शन होती है, कि पेशेंट के जितने भी सेंस हैं, सेंस ऑफ साइट है, हेयरिंग है, टेस्ट है, टच है, इन सब में एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं या फाल्स परसेप्शन होती है। लेकिन इनमें जो ऑडिटरी हेलुसिनेशन है वो सबसे बहुत मोस्ट कॉमन होती हैं, कि पेशेंट को आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि एक्चुअल में होती नहीं हैं। दूसरा, फॉल्स बिलीफ कैन नॉट चेंज। ऐसे पेशेंट में जो फॉल्स बिलीव आ जाएंगे, जो डिल्यूजन आ जाएंगे, वो चेंज नहीं होंगे। वो बहुत मुश्किल, बहुत चैलेंजिंग होता है ऐसे पेशेंट में, और दैट इज़ द सीरियस ब्रेन डिसऑर्डर। जो शिज़ोफ्रेनिया होता है वो पेशेंट का ब्रेन का बहुत सीरियस डिसऑर्डर होता है, और स्टिल देयर इज एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। जो उसका जो अहम कॉज है वो अभी तक ही मालूम नहीं हो सका है कि इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है। सिम्टम्स पीक 16 to 30 ईयर्स इन मेन। जो मेल पेशेंट होते हैं, यहाँ पे बात हो रही है स्टैटिस्टिक की, कि अगर मेल पेशेंट होते हैं तो उसमें 16 से लेकर 30 साल तक 30 तक जो एज होती है, इसके अंदर सिम्टम्स के बहुत ज़्यादा होते हैं। और 20 to लेकर 30 ईयर्स तक वुमेन, अगर फीमेल पेशेंट्स हैं तो उसके अंदर 20 से लेकर 30 ईयर्स तक इसके सिम्टम बहुत ज़्यादा होते हैं। हाई प्री मैच्योर मोर्टेलिटी, ये पेशेंट क्या होते हैं, ये जो आम पॉपुलेशन होती हैं, जो जनरल पॉपुलेशन होती हैं, उनसे इनकी जो लाइफ होती है वो 15 से 20 साल कम होती है। अब यूँ कहते हैं कि जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट हैं वो बाकी आवाम से या बाकी पॉपुलेशन से 15-20 साल पहले जो ना वो उनकी डेथ हो जाती है, बिकॉज ऑफ द सम सिम्टम्स, मल न्यूट्रिशन से, इन्फेक्शन से, लेक ऑफ हाइजीन है, लेक ऑफ सोशल सपोर्ट, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो जनरल पॉपुलेशन से 15 से 20 साल पहले ही वो उनकी हो जाती है, डेथ हो जाती है।
और अगर हम रिस्क फैक्टर कहें तो दो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर्स। जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होते हैं, जैसे बाप है या बेटी है, माँ है, फादर है, ब्रदर है, सिस्टर्स हैं, जो फर्स्ट डिग्री के रिलेटिव्स होते हैं ना, उनके अंदर इनका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो इस लेक्चर में हमने समराइज़ किया शिज़ोफ्रेनिया का, कि शिज़ोफ्रेनिया का पार्ट 2 में क्या है कि इसके डिफरेंट किस्म के टाइप्स हैं, जिसमें पैरानॉइड है, जिसमें केटाटोनिया है, जिसमें डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच है, जिसमें रेजिड्यूल है, अनडिफरेंशिएटेड है। और फिर उसकी मेडिकल मैनेजमेंट क्या होती है, उसमें टिपिकल एंड एटिपिकल साइकोटिक्स होती हैं, फिर उनकी नर्सिंग केयर क्या होती हैं, और उनके बाद में इस पेशेंट की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन पॉइंट्स हैं, वो मेन पॉइंट्स क्या होती हैं इस पेशेंट की। मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, DSM-5 क्लासिफिकेशन है, एक्टिव फेज़ 1 मंथ होता है, 6 महीने तक कंटिन्यू सिम्टम होने चाहिए, 2 सिम्टम लाजमी होनी चाहिए। डिप्रेशन बहुत कॉमन होता है, मीजोलिम्बिक पाथवे में पॉजिटिव सिम्टम होंगे, मीजोकॉर्टिकल में नेगेटिव सिम्टम आएंगे, हेलुसिनेशन में से ऑडिटरी बहुत मोस्ट कॉमन होता है, फॉल्स बिलीफ के नॉट चेंज होती हैं, सीरियस ब्रेन का डिसऑर्डर होता है, एग्जैक्ट काज अननोन है, मेल के अंदर 16 से लेकर 30 साल तक ज़्यादा होता है और फीमेल में 20 से लेकर 30 साल तक होती है। हायर प्री मेच्योर मोर्टेलिटी होती है, 15 से लेकर 20 साल तक बाकी पॉपुलेशन से इनकी पहले डेथ हो जाती है। और फर्स्ट डिग्री जो रिलेटिव्स होती हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। सो आई होप दैट यू विल बेनिफिट फ्रॉम द लेक्चर, एंड नेक्स्ट टाइम हम अभी नए लेक्चर के साथ आएंगे, दैट इज़ द डिप्रेशन। थैंक यू सो मच।